नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, इसमें हमने पढ़ना है अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आप लोग इसके बाद एक कोर्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर अलजेब्रा कोर्स इकट्ठा ही रखा हुआ होता है एक ही कोर्स में। कुछ लोग जो है इसको अलग-अलग 2 कोर्स पढ़ाते हैं। तो आप लोग यकीनन इसके बाद एक कोर्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे चले जाएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती हैं और आइगन वेक्टर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि आइगन वैल्यूज क्या हैं। If A is an n cross n matrix, then a non-zero vector x vector in Rn is called an eigenvector of A। ये जो वेक्टर है x जो कि Rn का वेक्टर होगा, इसको हम आइगन वेक्टर ऑफ ए कहेंगे या फिर इसी को आइगन वेक्टर ऑफ टी ए कहेंगे। टी ए क्या है, मैंने आप लोगों को जब पहले मैट्रिक्स लिखना सिखाया मैंने वहां पे भी बताया था। एक मैट्रिक्स होना और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना एक ही बात है। एक ही बात किस तरह से है कि हर टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखा जा सकता है और हर मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी जा सकती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स किस तरह लिखा जा सकता है इसका तरीका मैंने आपको सिखाया भी है लेक्चर 23-24 में यकीनन होगा। तो मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह लिखी जाती है मैंने उसको लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया। बुक के अंदर इस तरह के भी बहुत से क्वेश्चंस या बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें बताया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह लिखी जा सकती है। तो अब हम ये बात करें कि आइगन वेक्टर जो है वो किसी मैट्रिक्स का लिख लें या आइगन वेक्टर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का लिख लें, दोनों की एक ही डेफिनेशन होगी। वो डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल आ जाए एक स्केलर इनटू वेक्टर का प्रोडक्ट। यहाँ क्या है, मैट्रिक्स और वेक्टर का प्रोडक्ट, जबकि यहाँ पे क्या आ जाता है, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट। तो a इंटू एक्स अगर इक्वल आ जाए लेमडा इंटू एक्स के तो फिर हम कहते हैं कि ये जो x वेक्टर है ये असल में क्या है, आइगन वेक्टर ऑफ a है। अब अगर हम a की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t यूज करेंगे तो भी यही डेफिनेशन रहेगी। t ऑफ x अगर इक्वल आ जाए लेमडा इंटू एक्स के तो हम कहेंगे कि x वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फॉर सम स्केलर लैम्डा। लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर है। जिस स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये जो स्केलर लैम्डा है इसको हम मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कहेंगे और जो एक्स वेक्टर आया है इसको हम क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर। डेफिनेशन देते हुए तो हमने यू से लिखा है कि आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से हमने आइगन स्केलर की डेफिनेशन आइगन वैल्यू की डेफिनेशन जो है वो निकाली है। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ये थी कि ax इक्वल टू लेमडा एक्स आ जाए तो हम कहेंगे एक्स वेक्टर इज आइगन वेक्टर और इसी लेमडा को हम कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ a। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस यूज करना है। उस प्रोसेस के लिए अच्छा यहाँ पे वैसे एक एग्जांपल भी दी है आइगन वेक्टर की। वो क्या एग्जांपल है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक वेक्टर है, इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में मेरे पास ये वाला वेक्टर बना था 3 इंटू 6। अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूं तो बाकी क्या बच जाता है 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 ही असल में क्या था, एक्स वेक्टर था। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वेक्टर। तो 3 क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ a है और ये जो वेक्टर है 1 एंड 2 ये असल में a का आइगन वेक्टर है। अब ये तो हमें मैट्रिक्स भी दे दिया गया था, वेक्टर भी दे दिया गया था। हमने चेक कर लिया कि क्या ये x इस a का आइगन वेक्टर है या ये x इस a का आइगन वेक्टर नहीं है। हमें पता चल गया कि ये इस a मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। अब अगर हमें वेक्टर ना दिया हुआ हो, सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो फिर हम किस तरह से आइगन वैल्यूज निकालेंगे और किस तरह से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, उसका तरीका हमें ये थ्योरम बता देता है। आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ a इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। तो फिर हम लैम्डा को कहते हैं कि ये a की आइगन वैल्यू है। इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू i इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो कि a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो
तो हम कहते हैं कि ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू ऑफ ए है। ये जो इक्वेशन निकाली है ये असल में आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से निकाली है, इसी वाली डेफिनेशन में से, कि इसको हम लैम्डा एक्स को इधर ले आए हैं, फिर उसमें से एक्स वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो बाकी ए माइनस लैम्डा अकेला तो नहीं लिखा जा सकता था, ए मैट्रिक्स है, लैम्डा स्केलर है, तो लैम्डा के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। तो अगर ए इंटू ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर इस लैम्डा को हम कहेंगे ये आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें आइगन वैल्यू की कैलकुलेशन को बहुत आसान करके बता देती है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 रखने से जो इक्वेशन बनती है उसको नाम दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। इसको मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा गया। यहाँ एग्जाम्पल है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज निकालें और हर आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड किया जा सकता है, वो आप आइगन वेक्टर्स भी निकालें। यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स ए यहाँ इसी तरह लिखा हुआ है, माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने उसी ऑर्डर का लिख लेना है जिस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। ये ए मैट्रिक्स इसी तरह से रहा, लैम्डा को इस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब माइनस करना है दो मैट्रिसेस को, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। 0 माइनस लैम्डा क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। 1 इसी तरह से आ गया, 0 इसी तरह से। क्यों इसी तरह से, क्योंकि माइनस 0 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 1। यहाँ पे 0 माइनस 0 उसी तरह 0 रहेगा। यहाँ 0 माइनस लैम्डा तो ये क्या आ गया, माइनस लैम्डा। यहाँ 1 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से मैंने ये मैट्रिक्स लिखा। ये क्या मैट्रिक्स आ गया है मेरे पास, ए माइनस लैम्डा आई। ये वाला मैट्रिक्स क्या आया है, ए माइनस लैम्डा आई। अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का तरीका हम यूज कर लेते हैं, वही एक रो को एक्सपेंड करते हुए। तो मैंने एक रो को एक्सपेंड करते हुए इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो मेरे पास यूं का डिटर्मिनेंट आ गया 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस माइनस 17 लैम्डा प्लस 4। अब अगर मैं इसको यूं रख दूं, पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 ले लें। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई तो मेरे पास ये आया था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिखा, ये इक्वल टू 0 इसी तरह से आ गया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, लैम्डा के लिए हम कोई भी इंटीजर उठा के उसको चेक करते जाते हैं कि जहाँ कहीं जाके लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, हम कहते हैं वो लैम्डा इसका रूट है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 मैंने इसमें पुट किया तो आंसर 0 नहीं आ रहा था। फिर मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट किया तो भी आंसर 0 नहीं आ रहा था। साथ ही साथ में -1 -2, फिर मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 3 किया तो भी आंसर 0 नहीं आया। लैम्डा इज इक्वल टू 4 पे मेरे पास इसको सॉल्व करने से आंसर 0 आ गया। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4 जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करती है, सेटिस्फाई करती है। तो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखने से 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो इसका एक रूट आ गया हमारे पास। अब बाकी के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम ये सारे उसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स किस तरह से लिखे हैं, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट -1, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट है -1, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, लैम्डा का कोफिशिएंट है -17 और ये कांस्टेंट जो है ये 4 इसी तरह से आ गया। तो ये मैंने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए और ये 4 वो वाला लिखा है जो कि मेरे पास इस इक्वेशन का रूट आया था, लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब मैंने इस 4 को यूज करते हुए और इन कोफिशिएंट्स को किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन का तरीका होता है कि ये जो पहला कोफिशिएंट है ये इसी तरह से यहाँ आ जाता है, फिर इस वैल्यू के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे दूसरे कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया, -4। अब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो मेरे पास 4 आ गया। फिर इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 16, उससे
तीसरे कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो -1। अब इस -1 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया, वो क्या था -4, 4 और -4 से आंसर क्या आ गया 0। अब ये जो बाकी के कोफिशिएंट्स बचे, इनसे हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेंगे। पहले इक्वेशन से कोफिशिएंट्स लिखे, सिंथेटिक डिवीजन यूज की, अब इससे दोबारा इक्वेशन। वो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, अब डिग्री हम एक कम कर देंगे, पहले क्यूब थी अब 2 से शुरू करेंगे। माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, जो कि क्या है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b क्या होता है लैम्डा का कोफिशिएंट, और a क्या होता है लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। एक लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। एक लैम्डा की वैल्यू ऊपर जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरे पास क्या आई थी इज इक्वल टू 4 आई थी। तो मेरे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई। क्या 2 वैल्यूज आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों क्या है, ये ए की आइगन वैल्यूज है। अब हर एक आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो उतना ही हम वेक्टर ले लेंगे एक्स वेक्टर, जिसकी 3 वैल्यूज होंगी एक ही कॉलम में, कि x1, x2 और x3। इस वेक्टर को हम कहते हैं कि आइगन वेक्टर बनता है अगर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आइगन वैल्यू के लिए हम a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करते थे। आइगन वेक्टर के लिए हम कहते हैं कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर हो, तो फिर ये जो x वेक्टर की वैल्यूज हमारे पास आएंगी x1, x2 और x3 की, वही क्या होगा आइगन वेक्टर होगा। तो अब हमारा मकसद ये है कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को इक्वल टू 0 रखें, और फिर ये जो x है x1, x2 और x3 इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लें। अब हर एक लैम्डा के लिए हम यही प्रोसेस करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने ये लिखा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पर मैंने 2 पुट किया, मेरा ये मैट्रिक्स बना इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यूजिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने सिर्फ इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यूज किया, इस एक्स वेक्टर को और इस 0 वेक्टर को छोड़ दिया। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपने एक ऊपर इक्वेशन जो बनाई है वो दिखाइएगा एक मिनट। इसमें इक्वेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं? जो आपने न्यू इक्वेशन बनाई है ना लैम्डा स्क्वायर वाली। हाँ जी, ये सही है। फिर आप ये तो यहाँ से बनाई है ना -1, 4 और -1 से। हाँ जी, जो ऊपर तो इक्वेशन हाँ तो यहाँ ऊपर तो आपने -4 नहीं। -4 लिख दिया। हाँ, ये मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो अब आप लोग इसको खुद से ठीक कर लेना। इससे ये होगा कि हमारा आंसर चेंज हो सकता है, लैम्डा की वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं। अगर हम यहाँ -1 रखते हैं तो -4 इंटू ए तो -1 ही जाएगा, सी भी -1 आ जाएगा। -4 -1 +4 और ये -1 4, तो 16 -4 हमारे पास क्या बचेगा 8 और मैम 12 आएगा 16 हाँ 4। 12। 16 -4 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो 2√3 आएगा। तो फिर हमारे पास आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। -4 + -2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ± √3। यहाँ हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 नहीं आती आइगन वैल्यू, बल्कि क्या आती है 1 ± √3। हाँ, ये आएगी 1 + -1 ± √3। यूं से आइगन वैल्यूज बनेंगी। खैर, हम ये कहते हैं कि फिर ये जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला है लैम्डा इज इक्वल टू मैम -1 नहीं आएगी। नहीं √3 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना है पेपर पे,
ये आप सब लोग जरा ध्यान से देख लें, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, कि यहाँ पे -4 नहीं आता बल्कि -1 आता है, जैसा कि इन कोफिशिएंट्स को हमने यूज किया। -λ² + 4λ -1 = 0। तो c की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने -4 लिख दी, ये असल में -1 आएगी। -1 की वजह से ये क्या बच जाएगा, -4। 16 - 4 क्या आ जाएगा, 12√, और 12√, जो है वो हमारे पास बनेगा 2√3। तो 2√3 और फिर यहाँ -4 है, ये नीचे -2 है, इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इस तरह की आएगी जिसके अंदर अंडर की टर्म आ रही होगी। तो ये λ = 2 जो वैल्यू है ये गलत है। हाँ, λ = 4 जो है ये ठीक है। तो फिर ये जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला हुआ है λ = 2 के लिए, ये सारा गलत हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ही गलत है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम λ = 4 वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि λ = 4 तो इसके आइगन वैल्यू है, ये तो कंफर्म है। तो λ = 4 हमने इसके अंदर पुट किया, मैट्रिक्स के अंदर A - λI के अंदर, साथ में x वेक्टर लिया, इसको हमने कहना है कि A = 0 है। और ये करने के बाद मैंने इसका सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर किया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व करना है सच दैट कि मैं x1, x2 और x3 की वैल्यूज निकाल सकूं। तो मैंने इसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद मेरे पास मेरे से कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आई थिंक तो 1 है, या ये समझ नहीं आ रही, इसको आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ये फ्री वेरिएबल है, कौन सा, x3, क्योंकि कॉलम 1 के अंदर भी पिवट एंट्री है, कॉलम 2 के अंदर भी पिवट एंट्री है, कॉलम 3 के अंदर पिवट एंट्री नहीं है। तो x3 क्या है, फ्री वेरिएबल है, तो हम कह देते हैं x3 = t। बाकी जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन बनेगी x1 माइनस, यहाँ 1/16 है, x1 - 1/16 x3 = 0, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी x2 - 1/4 x3 = 0। अब x3 की जगह पे t पुट करके x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/16 × t, और यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/4 × t। तो ये जो x वेक्टर आया है हमारे पास, ये किस तरह का वेक्टर बना, 1/16 × t, 1/4 × t, और x3 की वैल्यू t। इसमें से t को साइड पे लिख लें तो ये वेक्टर हमारे पास आता है 1/16, 1/4 एंड 1। तो λ = 4 के कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमारे पास आया वो ये आया 1/16, 1/4 एंड 1। इस एग्जांपल में हमारे पास ऐसा हो रहा है कि एक आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ रहा है, जबकि आप देखें कि इस आइगन वेक्टर के साथ हमारे पास एक स्केलर भी है। तो इसका मतलब है कि इस आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग एक पूरी आइगन स्पेस बनती है। आइगन स्पेस क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि टी की जगह पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस एक वेक्टर को t = 1 से मल्टीप्लाई करो, एक नया वेक्टर आ जाएगा। इस एक वेक्टर को t = 2 से मल्टीप्लाई करो तो और नया वेक्टर और ढेर सारे वेक्टर्स हमारे पास आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग हमें आइगन स्पेस मिल जाती है। वो आइगन स्पेस एक वेक्टर से जनरेट हो रही है, या समटाइम्स एक आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग ऐसा भी होता है कि हमें दो वेक्टर से जनरेट होने वाली आइगन स्पेस मिल जाए। तो बहरहाल अभी फिलहाल आप सिर्फ इस बात को समझें कि आइगन वैल्यू को यूज करते हुए हमने आइगन वेक्टर किस तरह से निकालना है। ये जो λ = 2 के लिए मैंने कैलकुलेट किया, ये मेरे पास ये आ गया था 0 0 0। शायद ये इसी वजह से गलत आया क्योंकि लैम्डा ही वैल्यू जो थी वो गलत निकली हुई थी। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, और ठीक करने के बाद इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, बस आप इसको छोड़ दें। मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज दी है आप उन क्वेश्चंस को करें। एक्सरसाइज आगे देखते हैं, पहले ये देख लें ये क्या है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। अगर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है तो उसकी आइगन वैल्यूज के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपली हम कह देते हैं उसकी जो डायगोनल के ऊपर एंट्रीज हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल के ऊपर 1 2 और 2 आ रहा है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 1 एंड 2।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनकी आपने आइगन वैल्यूज भी निकालनी है, साथ ही साथ हर आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन हैं, वो आप मुझसे पूछें। अच्छा जी।